नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम, प्रणाम। आप सभी पावर टीवी मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मेरे को जब भी सोने और चांदी की बात आती है ना, तो दादा मुझे बड़ा गाने में मजा आता है। चांदनी तू मेरी चांदनी, रिमेंबर दैट सॉन्ग ऑफ आई थिंक ऋषि कपूर, डांसिंग ऑन द रोड विद आई थिंक श्रीदेवी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर चांदनी इतनी चांदी चांदी हो जाएगी, ये नहीं सोचा था। Big, big development in the field of stone, of gold and silver prices. This has happened yesterday night. दादा हमारे साथ कवर करेंगे। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हुआ क्या जो एकदम से रेट इतना टूटा है? आई मीन द मार्केट्स हैव क्रैश्ड। आपको नमस्कार। मेरे हिसाब से मैं इसको टूटना नहीं कहता हूँ, क्योंकि अभी अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर इट्स स्टिल अप व्हाट 270%। एकदम रिडिकुलस, इतना बड़ा है और इतना फास्ट बड़ा है। क्या होता है कि व्हेन पर्टिकुलर कमोडिटी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब वो राइज करता है तो वो सीधा एक ऐसा कर्व नहीं होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, कभी कभी ऐसे होके फिर ऐसे होता है। सो इफ यू लुक एट द ओवरऑल ट्रेंड, दैट्स व्हेन यू फिगर आउट कि एक बैंड, एक ऐसा पैरेलल बैंड के अंदर वो ट्रेडिंग होता है उसका। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी ऐसे होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें कभी कभी ऊपर जाके वो रेजिस्टेंस मीट करके नीचे आती है, पर इस बैंड के अंदर ही पिंग पोंग की तरह जाते हुए चलती है। ये दिस इज ट्रू ऑफ ऑल, जितने भी आपके कमोडिटी हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सबका यही होता है। तो ऐसा है कि सिल्वर का कल एक पॉइंट पे 27% गिरा था, फिर 13% उसने रिकवर किया। गोल्ड का भी 9% का नुकसान हुआ, फिर उसके थोड़ा सा रिकवर किया। आज अगर देखें, इट इज ट्रेडिंग इन अ बैंड, इट्स अ क्रेजी बैंड, 102 से 116। सो देखिए अब क्या हो रहा है कि सिल्वर जो है, सिल्वर की बात करें पहले। जो मेरे सिल्वर पास इज जो मेरे पास दिल्ली के रेट आ रहे हैं, मैं सामने जो मैं हाँ दिल्ली के रेट बता रही हूँ, दैट इज हाँ एनीवेयर बिटवीन 2 लाख। मैं पर केजी की बात कर रही हूँ, जस्ट टू हाँ। लेट यू नो। इट्स ट्रेडिंग इन द रेट ऑफ 2,70,000 to 3 lakhs. No, 3.3 lakhs. सॉरी, 2,72,000। 3 लाख के रेंज में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस दिखा रहा है, बट लोएस्ट इज There 270 is एंड a See, you can't look at it like that. Let me explain a few things technically. दिल्ली और हैदराबाद के रेट में फर्क है, हैदराबाद और मुंबई के रेट में फर्क है। ये जो है ना, इंडिया में जितने भी प्राइसेस आप देखते हो, ये डिलीवरी बेस्ड है। स्पॉट प्राइसेस आल्सो डिलीवरी बेस्ड। यहाँ पे कोई वो नहीं होता है कि पेपर पे लगा दिया और फिर किसी आगे चल के सेटल होगा। ओवरऑल ग्लोबल सिल्वर का जो प्राइस और ये जो उछाल और ये वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं, ये कॉमेक्स से आया है, यूएस के कॉमेक्स एक्सचेंज से आया है। वहां पे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, प्राइस बैंड आज के डेट में अगर देखें तो 102 से 116 डॉलर के बीच में वो उछल रहा है, ऐसे करके पिंग पोंग की तरह। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि एक जब बढ़ने लगता है या गिरने लगता है, गिरने का तो वो बहुत ही मतलब काफी प्रेसिपिटस होता है। जब बढ़ने लगता है तो वो जर्नी कभी भी स्थिर नहीं रहती। वो जो पथ है उसमें ऐसे उछाल आते रहेंगे, गिरावट आते रहेंगे, कभी कभी बहुत वायलेंटली होता है। अच्छा, मैंने दो चीजें शायद आपके साथ शेयर करी हैं, दो की हैं, एक की है। मैंने एक चार्ट शेयर किया है और एक डेटा भी था, वो भी शायद शेयर किया है। उसको समझ लें तो उससे फिर बात और क्लियर हो जाएगी, और फिर मैं बताता हूँ कि ये इसके पीछे क्या है। ये एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल गेम है, जिसका इम्पैक्ट सिल्वर और गोल्ड पे पड़ा है। फिर मैं उसको जोड़ दूंगा। वो चार्ट देख लें जरा पहले। दादा, चार्ट नहीं, आपने ये फोटोग्राफ शेयर की थी मेरे हाँ, साथ, यही तो ये चार्ट है, ये चार्ट ही तो है। ये मैं ओके। समझा देता हूँ। इसमें ब्लू और रेड लाइन दिख रहा होगा। जो रेड लाइन है वो आपका सिल्वर का स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर प्राइस नहीं, स्पॉट प्राइस है। उसका पिछले 10 साल में क्या रहा है ट्रेंड, वो इसमें दिखेगा। ये कल 30 जनवरी तक के लिए करेक्ट है, ठीक है, अप टू 30 जनवरी खींचा गया है। दूसरा जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, दैट इज योर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड। यूएस सरकार का जो ट्रेजरी बॉन्ड है 10 साल का, उसका जो प्राइस का उतार चढ़ाव है वो इसमें दिखाया गया है। तो आप एक चीज देखें कि जब ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो सिल्वर का प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा था। अब ये कंप्लीट फ्लिप हो गया, पिछले साल से कंप्लीट फ्लिप हो गया। रेड लाइन देखिए, एकदम से मतलब हॉकी स्टिक की तरह ऊपर चला गया,
और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड वो जो ऊपर भी गया था वापस एक मीन पे ही आ गया, 4.25% के आसपास है वो, तो वो ऑलमोस्ट कह सकते हो फ्लैट लाइन कर रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि जब ये यूएस ट्रेजरी का रेट मतलब प्राइस ऊपर जाता है तो वो उनके लिए बुरा है। क्यों बुरा है? इसका मतलब जो पूरा प्रकरण है ना कि आप चीपली पैसा बोरो कर सकते हो डॉलर के डिनोमिनेशन पे, यही तो खेला खेल रही है यूएस पिछले 70-80 साल से। तो वो चीपनेस हट जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर उनको ज्यादा दाम देना पड़ता है पैसा बोरो करने के लिए। पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो डेट पे चल रहा है, कर्जे पे चल रहा है, तो उनके लिए नुकसान है अगर यूएस ट्रेजरी का प्राइस ऊपर जाए तो। उसको नीचे की तरफ रखना ही उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो और सिल्वर जो है, जब भी सेफ्टी पे कुछ असर आता है, यानी आप जो सरकारी एसेट्स हैं उसको रिस्क फ्री माना जाता है ना, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रिस्क फ्री एसेट है, ये मानना है मार्केट का। तो उस पे जब भी खतरा मंडराता है तो सिल्वर, गोल्ड, इस तरह के कमोडिटीज बहुत भारी उछाल आता है उसमें। फ्लाइट टू सेफ्टी भी है, और अभी जो हो रहा है, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया है कि फ्लाइट टू सेफ्टी ही नहीं है, सिर्फ सुरक्षा की खोज ही नहीं है, उसके अपितु और भी चीजें हैं। जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि अमेरिका पे लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये जो चार्ट में आप रिवर्सन देख रहे हो, अमेरिका पे लोगों का भरोसा टूट रहा है। तो भरोसा टूटेगा तो क्या होगा? उनका पूरा करेंसी फियाट यानी भरोसे पे बेस्ड है, ठीक है ना। भरोसा टूट गया तो करेंसी गया, करेंसी गया तो कर्जा लेने की क्षमता गई, कर्जा लेने की क्षमता गई तो इतना भारी कर्जा जो चढ़ा रखा है उसको सर्विस कैसे करेंगे? पूरा इकोनॉमी ही टूट सकता है। तो इसके लिए कुछ इन्होंने मेजर्स लिए हैं। अब हमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जियोपॉलिटिक्स में घुसने से पहले एक मैंने और शायद शेयर किया था, वो देखें जरा। इसमें ये डेटा पॉइंट ये क्या दिखा रही है कि इसमें दो चीजें आपको नजर आएंगी कि सिल्वर का जो रिटर्न्स है ना, ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जिसको कहते हैं, तो वो सिल्वर का आप देखिए, प्राइस की बात हो रही है, तो वो 6.28% है, ठीक है। और अगर आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 10 साल का, यानी उनके सरकार का इशू किया हुआ जो कर्जा है, उसका अगर देखें तो उसका कंपाउंडेड रेट है 0.5% मात्र। ऐसा ही होना चाहिए किसी भी सरकार का, क्योंकि अगर सरकारी बॉन्ड ऐसे करके ग्रो करता रहे, इतना रिटर्न आए, तो उनके लिए कर्जा लेना तो बहुत भारी एक हाई कॉस्ट हो जाएगा। तो ये नीचा रखना ही अच्छी बात है। तो ये एक कंपैरिजन है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है बीच में, यानी कितना इसमें कह सकते हैं ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी, यानी ट्रेडिंग में कितना वो चेंजेस आता रहता है, उसका एक मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद एकदम अंत में शार्प रेशियो दिया हुआ है। शार्प रेशियो के उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोग अपने मोटा मोटी समझने के लिए ये समझें कि शार्प रेशियो जितना ऊंचा होगा तो रिटर्न्स बेटर होता है। पर शार्प रेशियो ये भी दर्शाता है कि कितना वॉलेटाइल है, कितनी तब्दीलियां ज्यादा आती हैं, कितने उछाल आते हैं इसमें, ठीक, उछाल और गिराव, वो भी दर्शाता है एक तरह से। पर जितना बेटर हायर होगा शार्प रेशियो, उतना बेटर रिटर्न्स है। तो यही है ना, सिल्वर का तो दिख ही रहा है, उसका कंपाउंडेड ग्रोथ रेट बेटर है, कहीं बेटर है, इट्स ऑलमोस्ट 12 टाइम्स बेटर देन जो आपका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बात। अब वापस चलते हैं उस चार्ट पे जो मैंने पहले दिखाया था। इस चार्ट में देखें कि मैंने ये कहा है कि सिल्वर ऐसे चला गया है, ये है सिल्वर, और ये है आपका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इनका कर्जा बहुत महंगा हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया है कि हमें एक प्रकरण समझना पड़ेगा। यूएस में जो भी बड़े बड़े फंड्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड हो गया या जस्ट पूल्स ऑफ कैपिटल, लोगों ने ब्लैक रॉक वगैरह का नाम सुना है, फिडेलिटी, वैनगार्ड वगैरह, इन सब का नाम, हमारे भी कई भू राजनैतिक विशेषज्ञ भी इनका भी नाम आजकल लेते हैं। तो ये जो फंड्स हैं सिर्फ यही नहीं है, बहुत और सारे हैं। इन सब का कहीं पे एक कड़ी बंधा हुआ है उस डीप स्टेट के साथ। पीछे जो कंट्रोल है ना, इनके इन फंड्स को तो मैनेज करते हैं कुछ कंपनीज, उनको मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। उसके पीछे जो है ना, यही लोगों का हाथ है, डीप स्टेट का हाथ है। तो जब भी इनको दिखता है कि हमारी बोरोश करने की क्षमता कम हो रही है, कैपिटल रेज करने की क्षमता कम हो रही है, तो यहां से डोर को खींच लेते हैं थोड़ा सा। तो एक जो होना नहीं चाहिए मार्केट में, फ्री मार्केट का मतलब है सब अपने अपने एजेंट्स हैं,
कोई किसी के साथ मतलब मिलके कुछ नहीं कर रहा है, बुद्धि और रैशनैलिटी के बेसिस पे हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। ये डोरे खींची जाती हैं, ये सारे जो बड़े फंड्स होते हैं वो इकट्ठा एक डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स को लगाते हैं। तो ऐसा है कि मैंने बताया था अक्टूबर 31 पिछले साल तक जेपी मॉर्गन ने शॉर्ट लगा रखा था सिल्वर पे, बट चेंज ये आया कि रशिया, चाइना और इंडिया बहुत भारी मात्रा में उन्होंने सिल्वर खरीदा। गोल्ड के साथ भी वही हुआ, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। और चाइना जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो हुआ यूं कि इनका जो प्राइस सेटिंग होता था, जो ये रेड लाइन दिख रहा है ना, ये वही प्राइस है जो ये लोग सेट करते थे अपने क्षेत्र में, न्यूयॉर्क या लंदन में। तो प्राइस सेटिंग से क्या फर्क पड़ता है भाई, जब आप डिलीवरी ही नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने अब क्या किया है, पिछले एक हफ्ते में दो चीजें हुई। आप मीडिया में जाके देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े बैंक्स और ये फंड्स होते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि सिल्वर गिरने वाला है, सिल्वर गिरने वाला है। अब सब मिलके बोलोगे तो कहीं पे मार्केट में एक शंका आ जाती है, एक डर हो जाता है। ये ट्रेडर्स जो है ना, वो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेते। ट्रेडर्स एकदम देखते हैं कि मार्केट किस तरफ भाग रही है, जिसको हम सेंटीमेंट भी कहते हैं, और उस दिशा में फिर वो ट्रेड्स लग जाते हैं। तो इन्होंने सिल्वर का प्राइस डिप्रेस करने की कोशिश किया। मैं बताता हूं दो इसमें वारदात। नंबर वन, पिछले हफ्ते इन्होंने एक बार वो उछल के $117 पे गया था आउंस का प्राइस सिल्वर का। फिर अगले ही दिन उन्होंने उसको दबा के सीधा 101 पे ला दिया, ठीक है, और 100 से नीचे भी टच हो गया था। लेकिन हुआ यूं कि फिजिकल सिल्वर का तो स्टॉक जो है वो समाप्त हो चुका है। इनकी तिजोरियां खाली पड़ी हुई हैं, जो मैंने कई बार आपको तथ्यों से आप लोगों को समझाया है। तो वो आप कैसे डिप्रेस रखोगे आर्टिफिशियली? डिलीवरी नहीं हो पा रहा है ना किसी भी प्राइस पे, चाहे आप प्राइस नीचे गिराओ या ऊपर, डिलीवरी नहीं हो रही, तो उस ट्रेड का तो मतलब ही नहीं बनता ना। जब आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, फुलफिल कर ही नहीं सकते हो, तो मार्केट का टूटना तय है। ऊपर गया तो नीचे टूटेगा, नीचे गया तो ऊपर टूटेगा। समझ रहे हैं आप? डिलीवरी नहीं हो रहा है तो नीचे आपने प्राइस खींच दिया, फिर भी डिलीवरी नहीं हुआ, तो फिर ऊपर की तरफ भागने लगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इस प्राइस पे ट्रेड नहीं हो रहा है। फिर ऊपर गया, वहां पे भी डिलीवरी नहीं हुआ क्योंकि फिजिकल सिल्वर नहीं है, फिर नीचे भागेगा। तो मैंने जो बैंड बताया था ना, उसी बैंड में ऐसे करता रहेगा। लेकिन ये लोग ट्रेंड को रोक नहीं पाएंगे। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड लाइन जो है लॉन्ग टर्म वो सेट हो चुका है, जो यहाँ पे भी दिख रहा है। हॉकी स्टिक तो बन ही चुका है। अब ये जो हॉकी स्टिक ऊपर जाके शायद ऐसे कर्व होके थोड़ा जेंटली अब ऊपर की तरफ जाए। वो हॉकी स्टिक सीधा ऐसे करके ऊपर ना जाए, मतलब इतने कम समय में शायद इतना ना उछले, थोड़े से और लंबे समय में उछले। जो चीज पिछले 2-3 महीने में हुआ है, अगली बार का जो उछाल आएगा वो शायद 1 साल लगे। तो मेरा जो प्रेडिक्शन था, जो मेरा अनुमान है, मेरा ओपिनियन है, वो कायम है। और मेरे साथ जो और लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं इस चीज को, वो भी वही कह रहे हैं। 3 बातें हैं। स्ट्रक्चरली आप इसके खिलाफ जा नहीं सकते हो। स्ट्रक्चरली सिल्वर और गोल्ड जो है उसका डिमांड बना रहेगा। सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल मेटल, इसलिए उसका एक्सेस और एक और डिमांड है, जिसको फुलफिल करके ही आप स्पेकुलेशन या ज्वेलरी वगैरह में कंज्यूम कर सकते हो। तो सिल्वर का एक एडिशनल डिमांड है। एक्सपोर्ट रुका हुआ है, नए कोई सिल्वर माइंस तो खोजे नहीं गए हैं, जो है वही है। तो फाइनाइट अमाउंट पता है लोगों को, डिमांड बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, तो सिल्वर का प्राइस ऊपर ही जा सकता है ना, नीचे तो जा नहीं सकता। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है। जो लोग इसमें अपना सेफ्टी खोजते हैं, सुरक्षा खोजते हैं, वो अगर इसमें अगर और पैसा लगाना चाहें, अपने वेल्थ एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें, उनसे पूछ के लगाएं। पर मेरा मेरा अपना अनुमान है, मैं तो अपने पैसे लगाऊंगा जहां पे संभव होगा, जहां तक होगा। और ये ओपिनियन मेरा वो स्टडी रहेगा इस पे। मुझे और कोई इसमें फर्क नजर नहीं आता है। उछाल ये ऐसे करता रहेगा, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल वही है। कहा जा रहा है कल मार्केट से 3 पॉइंट सम ट्रिलियन डॉलर्स वर वाइप्ड आउट हुआ क्या कल रात में? 3 trillion dollars in what? In which इन market? इन 2 or 3 आवर्स ओनली। हाँ तो हो 27% गिरा, फिर 13% रिकवर किया, तो 13% ऑफ द ओवरऑल मार्केट में तो उतना हो ही है ना। सी दीज नंबर्स आर मीनिंगलेस। आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा। कहते हैं ना यूएस में आज 8 ट्रिलियन डॉलर वाइप्ड आउट हो गया, इंडिया में 6 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन हवा हो गया स्टॉक मार्केट से। इन सब का क्या मीनिंग है? मार्केट में कुछ परसेंटेज पॉइंट्स इधर उधर गया, इतना ही है। आप लोगों को हमेशा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर ट्रेडर है, तो मैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म आप लोग लंबे समय लंबे अरसे के लिए आप कर रहे हो निवेश, तो इन सब चीजों पे मत पड़ो। आप देखो कि मार्केट का डिमांड कहाँ पे है, सप्लाई कितना है, ठीक है, स्ट्रक्चरली कोई वीकनेस है कि नहीं, भू राजनैतिक कैसे वो व्यवस्था बन रही है। तो अभी इस वक्त चाइना और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, फ्रेनिमी है। अमेरिका को नया एक एनिमी चाहिए, अपना जो बाकी उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वगैरह वो चलाने के लिए और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए लोगों को उनकी जरूरत होनी चाहिए ना। जब मैंने गंदे तरीके से नहीं कहना चाहता हूं कि जब कोई नगर वधु उसका डिमांड खत्म होने लगे तो वो ज्यादा उछलती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर दूसरी नगर वधु आ गई है तो उससे ध्यान हटा के अपनी तरफ खींचना पड़ेगा ना। तो उस नगर वधु को आप दे दो दर्जा, ये बहुत ही खराब है, ये है वो है, जो वो इंडिया के साथ भी कर रही है। हम नगर वधु नहीं है, हम लोग सिविलाइजेशन स्टेट है, लेकिन उनका मेंटालिटी ये है, वहां पे मेंटालिटी ये, वो देखते हैं इसी तरीके से, जीरो सम गेम, हर चीज में जीरो सम गेम, या तो तेरा है नहीं तो मेरा है। तो इस तेरा है मेरा है में ये लोग इसी तरीके से खेलते हैं उसको। तो सिल्वर मार्केट में जो इंटरवेंशन हुए हैं वो उस दृष्टि से आप देखें, इनके पास सिल्वर है नहीं। ट्रेड वो कुछ भी करते रहे, चाहे वो प्राइस को $200 बताएं या $90 बताएं, क्या फर्क पड़ता है, डिलीवरी तो होना नहीं है। तो अब इस वक्त हमें देखना क्या है कि सोना या चांदी ये स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं। आगे चल के जो नए करेंसीज बनने वाले इनके ही देश में भी, उसका भी बेसिस आधार यही होगा। 2022 से चाइना, रशिया, इंडिया ने कंसिस्टेंटली अपना जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, जो उनका पूरा क्या बोलते हैं सरकारी खजाना है विदेशी मुद्रा पे आधारित, उसमें से डॉलर को हटा के इन्होंने गोल्ड खरीदा है और सिल्वर खरीदा है। और जनता जनार्दन तो भारतवर्ष में एकदम महान है, धन्य है कि उन्होंने कभी भी अपना ध्यान इसमें से नहीं हटाया। तो ये अच्छी बात है, उसको और स्ट्रेंथन करें, जितना हमारे यहाँ भी तो सोना चांदी मिले खरीद लो। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो गोल्ड बेचने का मतलब घर में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, हाँ। सम मैं आपको इमरजेंसी। एक सिंपल बात बताता हूँ, उसको फिर खत्म करते हैं। सिंपल बात यह है कि कोई भी सामान जो फाइनाइट हो यानी कि सीमित हो, उसकी मात्रा पहले से तय है। डिमांड अगर रहेगा, अगर मानव का पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो, और उसका डिमांड है, तो जो सीमित चीज है ना, सामग्री, उसका तो प्राइस ऊपर ही जाएगा ना, नीचे कैसे जा सकता है? लॉन्ग टर्म नीचे जा ही नहीं सकता। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था व्यवस्था में ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, कि भाई जो फिएट करेंसी से उनको हटा के हम लोग ये प्रेशियस मेटल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के बेसिस पे नए करेंसीज इशू करेंगे, तो इनका तो और स्ट्रक्चरल डिमांड होगा। जो नया ये औद्योगिकी क्या बोलते हैं चेंज आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, फिर सोलर पावर हो गया, या स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हो गई, युद्ध की स्थिति आ रही है, हर तरफ काफी बवाल चल रहा है। तो उसमें आपको एयरक्राफ्ट चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट, मोर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सैटेलाइट चाहिए, उसमें क्या चाहिए आपको? यही सिल्वर, यही गोल्ड। बाकी कॉपर एक बहुत बड़ा कमोडिटी है बाय द वे, जिसका मेरे ख्याल से आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये कल सब चीजें है ना, बात कर रही थी ये मैं सुरक्षित है। yesterday the crypto crashed, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक नहीं, घंटे मुझे क्रिप्टो में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा, क्योंकि क्रिप्टो जो है इस वक्त उसका आधार दो ही है, एक है स्टोरेज का वैल्यू और दूसरा है एनर्जी। उसका और कोई वैल्यू है नहीं। तो उसमें तय कर पाना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है बहुत मुश्किल है, वो भी हवा में ही है। वो एक हवा जो था फिएट करेंसी, उसको बदल के आप एक और हवा वाला चीज लाओगे क्रिप्टो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। राइट, एग्जैक्टली। मैं आई हैड सेम पॉइंट ऑफ व्यूज कि किस तरीके से क्रिप्टोज को मिसयूज ही किया जा रहा है, और क्रिप्टो के साथ और भी बहुत सारे सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज भी थे, द वे दे वर बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूलिंग टेररिज्म एंड अदर थिंग्स। इट्स नॉट ट्रेसेबल, राइट? लोग उसको नो इट्स नॉट। आप कैसे करोगे? एनोनिमस है कैसे ना, तभी तो non- आकर्षक है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए देखे ना कौन से लोग हैं उसके साथ, ये ट्रम्प का परिवार उसमें जुड़ा हुआ है, उसके सारे जो चट्टे बट्टे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनके चट्टे बट्टों के बेटे बेटियां भी जुड़ी हुई हैं। तो आप क्या इनका वैल्यू बढ़ाना चाहोगे? तो आप जाइए करिए उसको, मुझे कोई right, आपत्ति नहीं है, पर मैं इन सब चीजों से, मुझे तो जी इसमें कोई दम नजर नहीं आता। जी।
थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर। सबको नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।